नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरण में किसान, आदिवासी और साथ ही अनुसूचित जनजाति के लोग भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। 2018 में इन्हीं के दम पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और बीजेपी के हाथ से सत्ता छीन ली थी। लिहाजा 2023 में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी की बैठक में इन वर्गों को साधने की विस्तार से रणनीति बन गई है। उधर इसके अलावा बीजेपी के सामने एक और बड़ी दिक्कत किसानों को साधने की है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश में किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। नाराज किसानों ने दिल्ली में कूच कर मिशन यूपी चलाने की बात तक कह दी है। यानी बीजेपी के खिलाफ किसान नेता माहौल बनाएंगे। ऐसे में इन सभी वर्गों को साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगा और साथ ही साथ आदिवासियों को एक बार दोबारा फिर से अपने साथ जोड़ने को लेकर भी बीजेपी खासी टेंशन में नजर आ रही है। क्या बीजेपी इस बार कामयाब होगी या कांग्रेस के साथ होंगे एक बार फिर से आदिवासी? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसान और आदिवासी किस तरह से बीजेपी के प्राइम एजेंडा में अब आ चुके हैं। क्योंकि अगर चुनाव जीतना है 2023 में तो मध्य प्रदेश में किसान और आदिवासियों को नेग्लेक्ट कर चुनाव नहीं जीता जा सकता। सुनिए ये बयान। और जो यूपी के प्रभावशाली छात्र हैं, किसान नेता और भारत के जो हैं, वो उत्तर प्रदेश का विभाजन करेंगे कि कौन कितने जिलों में, किस क्षेत्र में, कौन जोन में रहेंगे। और वहाँ जाकर जो हमारी मुख्य अपील होगी वो यही होगी, इनको छोड़कर आपको जहाँ वोट देना है दीजिए, मगर इनको वोट मत दीजिए। ये हमारी अपील होगी। दरअसल क्या, किसानों के मामले में मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ। किसानों से जो यूनियन के नेता हैं उनसे 10-11 बार भारत सरकार बात कर चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। उनकी जो परेशानियां हैं हमने समझने का प्रयत्न किया है और आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं। हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं। पर आज चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की गोद में बैठ के काले कानूनों को लागू करते हैं, किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मार के किसानों की हत्याएं कराने का काम करते हैं। पिछले चुनावों की दृष्टि से भी 18 में हमारा जो ST SC वर्ग है, दलित वर्ग है, ये हमसे थोड़ा दूर भागा और इसके कारण हमारी सीटों पर काफ़ी गिरावट आई और नुकसान भी हुआ और हम सरकार से थोड़ा दूर हो गए। तो इस प्रकार की परिस्थिति पिछले 18 के चुनाव में बनी। परंतु लोकसभा चुनाव में सामान्य तौर से हम लोकसभा की जो सीटें हमारे पास, जो आरक्षित सीटें हैं, वो हम सभी सीटों पर हम जीत हासिल किए। हमारे वरिष्ठ लोग, हम सब लोग मिलकर के ओपन डिस्कशन करेंगे और उनमें से बातचीत करने के बाद क्या और अच्छा हम कर सकते हैं ट्राइबल। तो आपने देखा कि किस तरह से अब किसानों के मुद्दे पर, आदिवासियों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है और इसीलिए क्या है हमारे आज के सवाल, वो आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। मध्य प्रदेश में किसान और ST बने बीजेपी की चिंता। जी हां, शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों की बेरुखी से ही छूटी थी सत्ता। भोले भालों पर चलेगा किसका जादू? किसानों को भी भोला भाला माना जाता है और आदिवासियों को ही। अन्नदाता और आदिवासी बनेंगे सत्ता की चाबी, लेकिन ये चाबी होगी किसके पास? ये चाबी तो है, ये सभी जानते हैं। सीधे रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं केदार सिरोही जी, किसान नेता हैं वरिष्ठ, उनका भी स्वागत करेंगे। उनसे भी हम किसानों को लेकर बात करेंगे। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुष्पराज सिंह पटेल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लगातार किसानों के मामले को लेकर लड़ाई लड़ते रहे हैं। खास बात यह है कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर जेल तक जाते रहे हैं। तो ऐसे में उनको भी हमने शामिल किया अपने डिबेट में। पुष्पराज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं आता हूं हितेश जी के पास। हितेश जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी को हमने सुना और देश भर में कांग्रेस
जो है बोल रही है कि किसान नाराज हैं, और किसान कई जगह देश में नाराज बीजेपी से हैं भी। एक सेंटिमेंट जो हमेशा साथ होता था बीजेपी के, इस बार वो थोड़ा एंटी दिख रहा है। आदिवासी और किसान, क्या यही प्राइम एजेंडा में रहने जा रहे हैं आपके, और इनको साधेंगे कैसे सर? क्योंकि आदिवासियों को साधने के लिए आप लोग लगातार कोशिश करते रहे, 2018 में दूर चला गया था आपसे। किसानों को लेकर के अभी हालात बहुत अच्छे नहीं है, क्या रणनीति है सर? देखिए अभिलाष जी, पहले तो मैं बहुत विनम्रता से आपकी इस बात को खारिज करता हूँ। आधी बात जो है उसको आप नाराज मत होइएगा जी। और दूसरा, पुष्पराज जी और केदार जी को आप सहित और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। ये बात सच है कि किसान, वनवासी और साथ साथ अपने अनुसूचित जाति वर्ग और अल्पसंख्यक, खासतौर से अल्पसंख्यकों में जो निम्न मध्यम वर्ग तबका है, ये एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा होता है जिसको यदि हम देखें तो अंत्योदय के अंतर्गत हम लोग इनको एड्रेस करते हैं। और हम यदि कहें कि यदि सरकार का गठन होता है तो सरकार के खजाने पर पहला अधिकार इन अंत्योदय सेक्शंस के तहत रहता है और उनका वेलफेयर पहले होना चाहिए। मैंने जो कहा कि किसानों की हमसे नाराजगी, ऐसा नहीं है अभिलाष जी, और उसका कारण ये भी नहीं है कि उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। तो उनकी समस्याएं अपनी जगह है, उनके जीवन की चुनौतियां अपनी जगह है, और इस पैनल पर शायद ही कोई होगा जो उन चुनौतियों को नहीं समझता है जी। हाँ, उन चुनौतियों को एड्रेस करने का जो मादा है, उनका रिड्रेसल का जो मादा है, वो हम ये कहते हैं कि हमारे पास है और हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहां तक किसानों का विषय है, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश खास तौर से किसान केंद्रित राजनीति के लिए ही जाना जाता है। शिवराज सिंह चौहान जी किसान केंद्रित राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं। 2018 का जो चुनाव हमसे जो चूक हुई थी, उसमें हमको सर्वाधिक मत मिले थे। इसीलिए अभिलाष जी, जहां पर 80% एग्रेरियन इकोनॉमी है, प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी है, वहां पर यदि हम सर्वाधिक मत पाते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमसे कोई नाराज है। हाँ, अपेक्षाएं हैं, नो डाउट। केदार सिरोही जी भी पहले कांग्रेस में जाने से पहले या उनका समर्थन करने से पहले हमारे साथ भी हो रहे हैं, और ही इज अ वेरी सेंसिटिव मैन, किसानों के विषयों को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं अभिलाष जी, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात रही हो, चाहे उनको ब्याज मुक्त ऋण की बात रही हो, या सहकारिता के माध्यम से उनके लिए बेहतर करने की बात रही हो, अभी जो किसानों के लिए जो कुसुम ए स्कीम आ रही है, जिससे कि हम उनकी जो भूमि है उस पर उनको जो उनकी बॉर्डर है उसके ऊपर यदि प्लांट्स लग जाते हैं, इसके सोलर प्लांट लगते हैं, तो किस प्रकार उनकी मासिक आमदनी बढ़ सकती है। और इसके लिए लगभग 20,000 मेगावाट का जो प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ है, उसके टारगेट करके उस योजनाओं के भी टेंडर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं, सब तरफ से हम किसानों को दे क्या सकते हैं इसमें सोचा जाता है, क्योंकि वो सबसे गरीब सेक्शन है भारत का। इसमें कोई दो मत नहीं है। बस अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 3-4 वो सेक्शन है अभिलाष जी जहां से हमको जीएसटी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा जीएसटी जो आता है उसका यदि एक बड़ा हिस्सा हमने इनके जीवन में लगाया, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए लगाया, तो भारत के जिस शरीर की सौष्ठव की हम कल्पना करते हैं, वो शरीर का कमजोर हिस्सा जब मजबूत होगा तभी भारत एक लंबी दौड़ जीत पाएगा। और मुझे लगता है यही अंत्योदय का सिद्धांत का जो संदर्भ है वो इसी बात को लेकर है कि पहले उसको मजबूत करो जो कमजोर है। तो हम इसके लिए तैयार हैं और करते आए। ठीक है, पुष्पराज जी आपके पास आता हूं। कह रहे हैं साफ तौर पर कि किसान नाराज नहीं है बीजेपी से। आप बताइए, क्या किसान नाराज है मध्य प्रदेश का बीजेपी से, या ये केवल दिल्ली की बयार है और जिसको यहां पर गरमाने की कोशिश की जाती रहती है? मध्य प्रदेश का किसान खुश है? मैं सबसे पहले अपने दोनों बड़े भाइयों को नमस्कार करता हूँ। आदरणीय हितेश वाजपेयी जी ने जो बात की, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अंत्योदय का उदय कैसे होगा। वर्तमान समय में मैं सीधा मूंग पर आता हूँ, और आज आपके कृषि में 34,000 मैट्रिक टन मूंग खरीद रहे हैं। 34,000 मैट्रिक टन तो बहुत बड़ा नाम, आप सीधा कहिए ना 3.5 लाख कुंटल खरीद रहे हैं। अभिलाष जी, पूरे मध्य प्रदेश में इनके वेबसाइट के अनुसार, कृषि विभाग के वेबसाइट के अनुसार 17.5 लाख एकड़ में मूंग हुई है। 5 कुंटल प्रति एकड़ अगर हम एवरेज लगाएं तो 90 लाख से ऊपर जाता है। 90 से 95 लाख के बीच ये आंकड़ा बैठता है।
अब 90 से 95 लाख कुंटल जो मूंग हुई है उसमें से आप कितना खरीद रहे हैं? 3.5 लाख। किसका लेंगे और किस रेशो से लेंगे? आप कैसे अंत का उदय करेंगे? आप बताएं ना। अभी तक चना जो समर्थन मूल्य में खरीदा उसका पैसा नहीं आया। और अभिलाष भाई, मैं ये बताना चाहता हूं कि कृषक समाज जब भी किसी भी राजनीतिक दल के साथ रहा है उसकी सरकार बनी है। कृषक समाज सांप्रदायिक नहीं है। कृषक समाज की अपनी समस्याएं हैं। कृषक समाज बातों से नहीं पलता। और इस कोरोना महामारी में भी जब सारे उद्योग धंधे ठप हो गए थे तब भारत में एक ही समाज था जो पूरी ताकत के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा था, वो था कृषक समाज। और आज जिस तरीके की मेरे बड़े भाई हितेश वाजपेयी जी जितना अच्छी तरीके से समझा रहे थे, मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे जाइए, बातों के पीछे जाइए कि इसकी सच्चाई क्या है। आज हमारे होशंगाबाद जिले की मैं बात करूं तो अभी तक खरीदी केंद्रों में कितना कुंटल माल तोला है। और जिस तरीके से इनके जो सर्वेयर आए हैं मूंग खरीदने, वो इतने सारे नियम कानून लेकर आए हैं कि किसान परेशान है। ऊपर से बारिश हो रही है और आप कह रहे हैं कि हम किसानों की हितैषी सरकार है। और माननीय शिवराज जी किसानों के, अब मैं पूछना चाहता हूं, बताइए ना कि अभी तक चने का आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आप अभी मूंग की क्या स्थिति होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं? ठीक है। और आदिवासी समाज की जहां तक बात है, आदि समाज भी कृषक समाज के जैसा भोला वाला समाज है। और इनके सत्ता कुछ और बात करती है और संगठन कुछ और बात करता है। संगठन कहता है हम आरक्षण हटाएंगे और सत्ता कहती है कौन माई का लाल है मैं देखता हूं। तो आदिवासियों के लिए जब भी कुछ किया, आज आदिवासियों के लोग ऊंचे पदों पर हैं, ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठे पदाधिकारी हैं, तो ये केवल उस राजनीतिक दल के बदौलत है जिसने इनको आरक्षण दिया, दलितों को, शोषितों को आगे उठाने का काम किया। ठीक है, केदार जी आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में उतनी समस्याएं नहीं है जितनी बाकी जगह दिल्ली में बॉर्डर पर या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें नजर आती हैं? और मध्य प्रदेश का किसान संपन्न है क्योंकि हम देखते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भी होता है, रिकॉर्ड तोड़ मेहनत भी होती है, जाहिर सी बात है, और अवार्ड भी मिलते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, चाहे वो गेहूं उपार्जन हो, गेहूं की उत्पादन हो या दूसरी फसलें। पहले तो अभिलाष जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा पैनल बिठाया है। जो ये पैनल राजनीति से ऊपर बात करता है, मुद्दों पे बात करने वाला है। हितेश भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, पुष्पराज जी बड़े भाई, बहुत अच्छा आज मुद्दा आपने रखा और अच्छे पैनल के साथ रखा। इस तरह का डिस्कशन होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे डिबेट सिर्फ बात चिल्लाने करने और एक दूसरे पर आरोप लगाने, समाधान की तरफ जाने का। बात आपने बड़ा प्रश्न, गंभीर प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश का किसान परेशान है या नहीं है दूसरे राज्यों की। तो देखिए हम लोग परेशान, तो अगर इसका पैरामीटर अगर देखा जाए तो भारत के जो प्रमुख 5-4 जो प्रदेश हैं जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी, वो प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश है। ये आंकड़ों के आधार पर देख लीजिए, सेंटीमेंट के आधार पर देख लीजिए, जमीन के आधार पर देख लीजिए। उसका एक एग्जाम्पल है कि हमारा जो मध्य प्रदेश, सबसे अगर तकलीफ की बात होती है तो किसान आत्महत्या। अगर मध्य प्रदेश भारत में दूसरे तीसरे नंबर के पायदान पे किसान आत्महत्या में रहा, इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ तकलीफ है। दूसरा, अगर हम लोग देखते हैं माइग्रेशन का देखते हैं तो गांव की से शहर की तरफ, हितेश भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़ा माइग्रेशन है, उनके गांव से भी है, मेरे गांव से भी है। और ये हम दोनों की मतलब हम दोनों के लिए चुनौतियां हैं कि हमारे गांव से माइग्रेशन हो रहा जा रहा। इसका मतलब हमारा ग्रामीण तबका है वो तकलीफ में है। आज देख लिए तकलीफ को कैसे एड्रेस करें हम। तकलीफ का मतलब है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, एक संपन्न जीवन जीने से, जो अंत्योदय की बात हम लोग कर रहे थे। तो आज शिक्षा में आप देख लीजिए, गांव में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, जो सुविधाएं हम किसानों को होना चाहिए था वो नहीं है। रही बात मेहनत की, हम मेहनत कश लोग हैं, बहुत मजबूती से मेहनत करते हैं। हम रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। जैसे पुष्पराज जी ने अभी बड़े भाई ने बताया मेरे, हमने 10-11 लाख मीट्रिक टन का मूंग का उत्पादन कर दिया, जो कि एक इतिहास रचा गया मध्य प्रदेश में। इसके लिए आप मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दे सकते हैं, किसानों को भी दे सकते हैं, विपक्ष को भी दे सकते हैं। सब ने मिलजुल के काम किया, आज उसका परिणाम ये। पर दूसरी तरफ आप देखिए
कि हम लोग मध्य प्रदेश एक सोया स्टेट रहा है, जिसका पूरे विश्व के नक्शे पर अगर मध्य प्रदेश आता है क्रॉपिंग नक्शे पे, तो हम सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। आज वही सोया स्टेट जो है नीतियों में गलती, नीतियों में राजनीतिक हस्तक्षेप या माफिया राज होने के कारण, माफिया राज बोल रहा हूं, हितेश भाई भी इस पे जवाब देंगे, वो भी इसको स्वीकार करेंगे, इस लेवल पर बढ़ चुका है कि आज किसान की लागत है वो बढ़ती जा रही है, आमदनी घटती जा रही है, और यही चीज जो है वो किसान के लिए सरदर्द बन चुका है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर मध्य भारत के जो राज्यों का अगर हम लोग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो मध्य प्रदेश का किसान जो है वो दुखी है। इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, एक सेक्टर में नहीं, तमाम सेक्टर में आज हम लोगों को काम करने की जरूरत है। इरिगेशन से लेके विद्युत तक, विद्युत से लेके हमको मंडी तक, मंडी से लेके हमको वेयरहाउस, वेयरहाउस से लेके कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव से केदार जी उसी के लिए उसी में से एक सेक्टर को लेकर के 3 कानून ला तो रही है सरकार। बीजेपी चाहती है कि 3 कानून ले आए, तो आपकी जो मंडी की समस्या है, ट्रांसपोर्ट की समस्या है, कुछ सेक्टर इसमें हल हो जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, भारत के सबसे अच्छे कृषि अर्थशास्त्री जो देवेंद्र शर्मा जी, उनको हम सब लोग मानते हैं, ये पैनल जितना बैठा ये भी उनको मानता है। उनका हमारा सबका मानना था कि हमारी मंडियां 5 किलोमीटर इलाके में हो, जो 6-7 हजार है वो हम 35 से 40 हजार मंडियां देश में करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक फिजिकल मार्केट हम लोग डेवलप कर, उसके उल्टे हम लोग इस मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये तो किसानों के लिए जो 3 कानून है ये कहीं से कहीं तक फायदेमंद नहीं है। अगर फायदेमंद होते तो आज जो पूरा देश का किसान है, आप गांव में जाइए, इतना लंबा समय, आज उसको 7 महीने तो सीधे ही हो चुके हैं। ठीक है, एक एक बिंदु पर चर्चा हो चुकी है। आज हम लोगों का कारपोरेट का देश नहीं है, कोऑपरेटिव का देश है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हितेश जी प्लीज। हाँ बिल्कुल केदार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और आप और पुष्पराज जी बहुत अच्छे से किसान और किसानी को समझते हैं, ये मैं जानता भी हूँ और मानता भी हूँ। और जैसे पुष्पराज जी ने कही है, अब क्या होता है देखिए, हम कभी कभी ऐसी बातें रख देते हैं। अब जैसे मूंग की बात कही आपने, मूंग का समर्थन मूल्य आज 72-75 है प्रति क्विंटल। मेरा बहुत साधारण सा सबमिशन है कि मूंग आज भी 9,600 न्यूनतम और 10,000 कुछ पे अधिकतम पे इस रेट पे मंडी में रेंज कर रही है। और हमें मालूम है कि लगभग 9,000 के आसपास, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, आप हरदा के हैं सिरोही साहब, पुष्पराज जी भी जानते हैं कि जितनी मूंग अच्छी पानी की खेती में हुई है, वो सारी मूंग हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हमने अधिक पैदावार के लिए जैसे गेहूं के कुछ किस्में ले ली हैं, ऐसे वो असर मूंग में मिला है। मतलब मैंने खुद ने, हालांकि मेरे साथ बहुत गड़बड़ हुई थी, मैंने बीज ले लिया, उसमें से पूरा अफलन में चला गया, और तब मैंने ट्वीट भी किया था कि यदि अफलन में जाता है बीज तो मैंने तो अफोर्ड कर लिया, लेकिन किसान के तो साथ तोते उड़ जाते हैं जब उसको 3 महीने बाद पता लगता है कि एक भी पल्ली नहीं आई उसमें। तो ये सब चीजें बंद होना चाहिए। तो किसान की ये चुनौतियां हैं। तो रेट को लेकर मैंने कहा, देखिए समर्थन मूल्य मूंग के मामले में आज भी जो है वो बहुत सपोर्ट ही है। वो हम तो चाहते हैं कि भाई मंडियों में ये अच्छी कीमत पर बिके, व्यापारी आए। तो केदार भाई, इसमें बहुत जरूरी है कि 5 किलोमीटर में आपने मंडी की बात कही थी, हमने यही प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए लागू करने का प्रयास किया गेहूं के लिए। आप भी जानते हैं इस बात को। जब मैं चेयरमैन था सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का, तो इसको हमने पर्सनली मॉनिटर किया था। हमने सब एसडीएम्स को और जो आपकी समितियां थी उनसे आग्रह किया था कि भाई किसान को दूर ना जाना पड़े। तो इसमें सब कॉकस भी टूटता है, आपको भी पता है सारी चीजों का, क्योंकि किसान जैसे ही दूरी में जाना होता है, छोटी रकबे का जो किसान होता है मध्य प्रदेश का खास तौर से, वो क्या करता है, वो अड़तियों को बेच देता है। बहुत अच्छे से आप लोग सब जानते हैं। बड़ा किसान तो ले जाता है, उसके पास हैसियत होती है। तो जैसे ही आपकी मंडी या प्रोक्योरमेंट सिस्टम दूर हुआ, उसका लाभ छोटा किसान ले, वो ट्रॉलियां खड़ी कर देता है, 10-10 बोरियां उसमें डलवा लेता है रेट पे। तो ये चीजें बंद होती है। दूसरी बात जो आपने कही है, देखिए इन कानूनों के माध्यम से जो हम फोर्सी कर पा रहे हैं कि ई कॉमर्स और व्यापार करने वाला आदमी, ई मंडी, ये हमारा अभी देखिए अभी शुरुआत हुई है। जैसे कंप्यूटर आया था, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे, आपको याद हो जब राजीव जी इस चीज को लेकर आए थे। लेकिन आज सोचिए उसी की बदौलत आप और हम बैठे हुए हैं अभिलाष जी के साथ, और जो कॉस्ट हुई है ब्रॉडकास्टिंग की कितनी कम हुई है, सहूलियत हो गई है। जब उन्होंने बोला पुष्पराज जी ने, तो इतनी देर में मैंने सारे रेट निकाल दिए बाजू की स्क्रीन में। मेरे को कोई याद नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी सुविधा है जिससे मैं तत्काल आज के रेट निकाल लेता हूं कि आज का न्यूनतम मूंग का रेट कितना रहा, अधिकतम कितना रहा। तो ये सुविधा यदि हमारे खेत पर बैठे किसान को भी मिलेगी केदार भाई,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विज्ञान का और जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा यदि ठीक है, खेत वाले को पुष्पराज जी भी कुछ मिल कहना गया, चाह रहे हैं सर, आप तो अपनी उसमें बात कोई कीजिए, बुराई फिर हम नहीं है। आदिवासियों के मुद्दे पर भी डिस्कस उसको करेंगे। प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एक बस जी हाँ, हितेश जी बोल अभिलाष लीजिए। जी, मैं अभिलाष जी ये बात कहना चाह रहा हूँ। हितेश जी एक मिनट पुष्पराज जी, हितेश जी अपनी बात पूरी कर लें। जी सर बोलिए। बस मैं इतनी एक लाइन ही कहना चाहता हूँ, आप दोनों से निवेदन है जी। कि देखिए राजीव जी कंप्यूटर लेके आए थे, उस कंप्यूटर का उपयोग किसान भी करे, ये अब हम लोगों को सुनिश्चित करना है। हमारी ठीक है। सरकार को चुना गया है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उसमें जो बॉटलनेक्स है, कहीं आपको लगता है कि उसको हमको दूर करना चाहिए, पर रोकना नहीं चाहिए, उसको भी साहब आने सर दीजिए। 5 किलोमीटर की दूरी पर मंडी पुष्पराज जी, और मोबाइल यूज कर लीजिए, लेकिन जब बेचने जाएंगे तो मंडी जाना पड़ेगा। कितनी दूर मूंग बेचनी पड़ रही है आपके आसपास के कोई किसानों का आपको जिक्र करना चाहें? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं वाजपेयी जी को कि उन्होंने माना कि संचार क्रांति के जनक आदरणीय राजीव गांधी थे। धन्यवाद भैया। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अभी जो बात कर रहे थे कि मूंग मंडी में 9,000 10,000 जा रही है, नहीं, मूंग आज मंडी में 6300 से 5800 के बीच जा रही है आदरणीय वाजपेयी जी। और इसका कारण ये है कि मंडी समर्थन मूल्य पर जितना लेट खरीदी होगी, जितना हम लेट खरीदी केंद्र चालू करेंगे मूंग के समर्थन मूल्य के, वैसे वैसे मंडी नीचे गिरती जाएगी। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, आप 5 किलोमीटर की कह रहे हैं, मैं आपका बात का समर्थन करता हूं कि 5 किलोमीटर अधिकतम होना चाहिए। मंडी संविधान की आत्मा ही ये कहती है कि किस तरह हम सीमांत किसान के, छोटे से छोटे किसान के, साधनहीन किसान के, संपन्नहीन किसान के एक एक दाना उसी दाम में बिकवाएं जो बड़े किसानों का बिकता है, उनके 60 बराबरी में उसका दाना रखवा के बिकवाएं। ये मंडी संविधान की आत्मा कहती है। लेकिन क्या हो रहा है मूंग में, हमारे बाबई जिले में, हमारे बाबई ब्लॉक में, होशंगाबाद जिले बाबई के सारे जो गांव हैं, इनके सबके खरीदी केंद्र इटारसी दे दिया। अब इटारसी यहां से किसानों को 50 से 55 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, जो किसी भी रूप में आप ले लें वो ठीक बात नहीं है। ठीक है सर। हमारा निवेदन ये है, जो एक ही लाइन में कह रहा हूं जी, कि बाबई मंडी में या वो वेयर हाउस देख लें जिनमें अभी थोड़ा बहुत खाली क्षमता बची हुई है पास के, उनमें उनको खरीदें और परिवहन करके ले जाएं। शासन को तो परिवहन का पैसा मिलता है, लेकिन किसानों को परिवहन का पैसा नहीं मिलता। ठीक है पुष्पराज जी, अब मैं एक और छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगा। सवाल बड़ा है, मैं छोटा इसलिए रख रहा हूं, वक्त कम है। सवाल यह है कि क्या आदिवासी कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे, या जिस तरह से लोकसभा में आदिवासी शिफ्ट हो गए थे, पहले बीजेपी का दामन छोड़ा लेकिन लोकसभा में बीजेपी के साथ गए, आपको लगता है कि 2023 में फिर से वही कहानी रिपीट होगी? जी, आदिवासी समाज का इतिहास रहा है, वो सदा से कांग्रेस के साथ रहे हैं। और कांग्रेस ऐसे एक राजनीतिक दल रहा है जिसने आरक्षण देकर इन शोषित पीड़ित वर्गों को ऊपर उठाने का काम किया है। आज IAS IPS अधिकारी हैं, आज कहीं ना कहीं आज बड़े बड़े अधिकारी, अगर बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, इसका कारण भी यह है कि कहीं ना कहीं सीटों में, विधानसभा सीटों में आरक्षण दिया, लोकसभा सीटों में आरक्षण दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, आज वो इस स्थिति में पहुंचे हैं। ठीक है, तो निश्चित ही मैं ये समझता हूं कि आदिवासी कांग्रेस के साथ रहेंगे। ठीक है सिरोही जी, क्योंकि आप भी समाज से आते हैं, किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई खेती भी करते हैं, क्या लगता है आपको बीजेपी और कांग्रेस, आप अगर तटस्थ के रूप में देखते हैं अपने आप को, तो किसकी तरफ अभी झुके हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि किसान और आदिवासी जिसके साथ हैं, सत्ता की चाबी उसके पास है माना जाता है। देखिए, अगर इसमें सीधी बात है, अगर भाजपा के साथ अगर आदिवासी और किसान होते तो आज की जो कोर मीटिंग हुई है उसमें इतना बड़ा इस तरह का बयान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से नहीं आता। मतलब ये क्लियर है, उन्होंने ही कहा है कि जो आदिवासी और किसान है वो आज की तारीख में भाजपा के साथ नहीं है, तभी जाके वो इस पर प्लानिंग कर रहे हैं। उसका एक कारण मुझे जो समझ में आया है, मैं बड़ी न्यूट्रल तरीके से बात कर रहा हूँ इस पे जी, प्लानिंग होती है, थिंक होती है, और एग्जीक्यूशन जो एक्शन होती है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है आज की तारीख में। ये जैसे जैसे गैप बढ़ता गया, भाजपा से किसान, मजदूर और गरीब गांव का आदमी दूर होकर कांग्रेस की तरफ गया है। इसीलिए आज ये चिंतन करना पड़ रहा है, ये बैठक करनी पड़ी और ये चर्चा का विषय सामने आया है। ठीक है, हितेश जी आपसे जानना चाहूंगा, खुद मैं इस पे कहना चाहूंगा। जी हाँ प्लीज। सर ये बात उनकी बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, कभी कभी जो लोअर ब्यूरोक्रेसी, देखिए आदिवासी के बीच में तहसीलदार, पटवारी और नीचे का फॉरेस्ट का अमला जो वनवासी क्षेत्रों में काम करता है, यदि इसका आचरण लोकोपयोगी नहीं है, जनोपयोगी नहीं है,
तो साहब कितनी अच्छी योजनाएं हम बनाते हैं और नीचे तक नहीं उतर पाती है। और इसीलिए आज हमारा कंसर्न ये है कि हम शासन के साथ मिलकर हम किस प्रकार से गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी ठीक कराएं। बिल्कुल ठीक बोला सिरोही जी ने। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम केवल प्रशासन के आधार पर योजनाओं को उतारते हैं, जबकि चुनाव में शासन जाता है। हम मतलब एक राजनीतिक लीडरशिप चुनाव में जाती है, लेकिन इनके जो बिल होते हैं वो सब हमारे नाम फटते हैं। और ये हमने बहुत अच्छे से 18 में देखा है कि केदार साहब, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये बार बार नहीं होने देंगे। एक बार हमने इस चीज को महसूस किया है, इस बार आप मान के चलिए कि शिवराज जी को भी बहुत अच्छे से ये चीज उन्होंने ध्यान में उनके आ गई है कि लोअर ब्यूरोक्रेसी के जो बिल हैं साहब वो ना फटे हम लोगों के लिए। वही उसके नीचे सच्चे हितग्राही, और खास तौर से ये 3-4 सेक्शन जो हैं, वनवासी, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और किसान, इनका सामना तो साहब पटवारी से और तहसीलदार के भी नीचे से होता है। तो मुझे लगता है वो व्यवस्था सुचारू चले, इस सब में हम लोगों को भिड़ना है, इसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम तो जनता के साथ खड़े होंगे साहब, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम सफल भी होंगे। बिल्कुल, देखिए, और मध्य प्रदेश में किसानों के साथ जो खड़ा होगा, सत्ता उसके पास होगी, ये तय है। और जाहिर सी बात है कि आदिवासी और किसानों को जिसने साध लिया उसे सत्ता का जो स्वाद है वो चखने को मिलेगा, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा। बीजेपी को अगर वापस किसानों में पैठ बनानी है तो एक एंटी सेंटिमेंट जो चल रहा है देश भर में, उससे भी पार पाना है और आदिवासियों को भी साथ लाना है। और कांग्रेस को अगर बरकरार रखना है आदिवासियों और किसानों का साथ, तो जमीन पर आकर उनकी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन कांग्रेस के नेता ट्वीट और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। कुछ नेता हैं, पुष्पराज सिंह जैसे, जो मीटर की बिजली बिल की गड़बड़ी को लेकर के जेलों में रात काट लेते हैं, लेकिन अब वो संघर्ष नजर नहीं आता। सिरोही जी जाहिर तौर पर किसानों को लेकर के चिंतित हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी या कांग्रेस कौन उनकी नैया को पार लगाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी, सिरोही जी आपका, और पुष्पराज सिंह पटेल जी आपका हमारे इस खास डिबेट में शामिल होने के लिए। आज आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।